कक्षा अष्टमी सामाजिक ज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पाठ जो अपना है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग थर्ड पार्ट 1 भारतीय संविधान जो नई पुस्तक है इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए अध्याय 1, इसमें अपने प्रारंभ हो रहा है भारतीय संविधान। इसे हम एक फुटबॉल जो खेल है इस फुटबॉल खेल से और हम इसकी शुरुआत करेंगे। आप में से ज़्यादातर जो भैया बहन हैं फुटबॉल का नाम आपने सुना होगा, इस खेल के बारे में भी आपको जानकारी होगी और आप में से बहुत सारे ऐसे भैया बहन हैं जिन्होंने इस खेल को खेला भी होगा। आप सबको पता है कि ये जो खेल है किससे खेला जाता है? पैरों से ये खेल खेला जाता है। लेकिन आपने देखा होगा हर खेल के और कुछ नियम होते हैं, उन नियम के माध्यम से ही उस खेल को खेला जाता है। जैसे कि फुटबॉल का जो नियम है कि उसमें जो गोलकीपर होता है उस गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को अपने हाथ से या बाह से छू नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। तो आपने देखा होगा अगर ये जो नियम है इस नियम के विपरीत अगर कोई मान लो जो फुटबॉल की खिलाड़ी है अपने हाथों में गेंद को लेकर और एक दूसरे को अगर अपन देने लग जाएंगे तो क्या होगा? ये खेल फुटबॉल का नहीं माना जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि चाहे खेल हॉकी का हो या क्रिकेट का हो, वैसे हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल हमारे देश का हॉकी है। तो हॉकी और क्रिकेट जो खेल है इसके भी अलग अलग प्रकार के नियम हैं। फुटबॉल के नियमों से अलग हैं, भिन्नता हमको दिखाई देती है। तो हर खेल के अलग अलग अपने नियम होते हैं। इसी तरह अगर अपन देखेंगे अब इन खेलों को अगर हम अपने समाज के साथ में जोड़ कर देखें तो हमको पता लगेगा कि कुछ ऐसे मूलभूत नियम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या करते हैं? उन्हीं से समाज का अपना जो स्वरूप है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर तय होता है। इसके अलावा अलग अलग समाजों में के बीच में क्या फ़र्क है ये भी इसे माध्यम से पता लगता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, बहुत बड़ा समाज है तो अपन देखेंगे उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग समुदाय के अंदर वे और एक साथ रहते हैं। इस प्रकार से हम इसके अंदर अलग अलग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आधुनिक देशों में ये सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है। जिस दस्तावेजों में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। देखिए इसके आगे वाला जो अपना टॉपिक है किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर अपन देखेंगे कल्पना करेंगे ध्यान में आएगा कि वर्तमान के अंदर जितने भी दुनिया में देश है लगभग अधिकतर देशों के पास में अपना संविधान है और सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में अपन ये उम्मीद भी करते हैं कि उनके पास में अपना जो संविधान है वो ज़रूर होगा। लेकिन अपन ये भी देख सकते हैं कि जिनके पास में संविधान है, उन देशों के पास में संविधान है तो वो सारे के सारे लोकतांत्रिक देश होंगे। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक का मतलब क्या हो गया? लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन, ठीक है। तो ऐसा सब जगह संभव नहीं है। संविधान क्या करता है? कई सारे जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति करता है। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो अपने को पता लगेगा ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। अब देखिए संविधान के अंदर जो मूलभूत बातें हैं उन बातों का क्या ध्यान रखा गया है कि हमारे देश के नागरिक कैसे होने चाहिए, उन नागरिकों की क्या इच्छा है, उनके क्या सपने हैं और उन्हीं सपनों को और उनकी इच्छाओं को और नियम बनाकर और हमारे संविधान के अंदर उसको रखा गया है। इसके अलावा हमारे जो संविधान है वो हमको ये बताता है कि हमारा जो समाज है उसका मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर वैसे भी मैंने आपको बताया था कई प्रकार के समुदाय रहते हैं और समुदाय रहते हैं तो उनके बीच में कई प्रकार की बातें भी हमारे सामने आती है। लेकिन अपन देखेंगे कि एक दूसरे से वो सहमत है या असहमत है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए संविधान जो है नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी
लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमारे हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब देखिए, जो भी सरकार है वो क्या करेगी, उन आदर्श जो स्थापित होंगे उन आदर्शों के ऊपर सरकार और जो लोग हैं वो एक समझ विकसित करेंगे जिसके आधार पर हमारे देश की रक्षा भी होती रहे थे। अब देखिए, अपन देखते हैं 1934 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। तो उसमें देखिए, अंत के अंदर दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा के कुछ सदस्यों को चित्र के माध्यम से देखिए आप दिखाया गया है कि ये संविधान सभा की एक बैठक चल रही है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा था और उसका एक प्रारूप तैयार किया गया था। क्योंकि लगभग 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद में भारतीयों को और आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का एक मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे जितने भी हमारे देश के महान आदर्श थे उन सभी को आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को बहुत गंभीरता से अंजाम दिया था। तो देखिए, संविधान सभा का जो काम था कि हमारे देश के लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए अलग अलग जो हमारे देश के जो रीति रिवाज है, भाषा है, बोली है, खान पान है, वेशभूषा है, उन सबको शामिल करते हुए इसमें दिखाया गया है। अब देखिए, एक नेपाल की घटना अपन अगले टॉपिक में लेंगे समझने का प्रयास। उसमें देखिए आप, नेपाल देश हमारे भारत के उत्तरी भाग में आया हुआ है। तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही वहाँ पर रहते हैं और पशुपतिनाथ का वहाँ पर विशाल मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा देखते हैं अपन कि हमारी इस जो भारत की सीमा से सटे हुए जो नेपाल, तिब्बत और ऊपर देखिए आप चीन देश भी आया हुआ है। अब देखिए, आपको नेपाल से संबंधित जो बातें हैं वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश की उत्तरी सीमा पर जो नेपाल देश है वो स्थित है और अभी वर्तमान में जो समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार की जो जानकारियाँ, जो घटनाएं हमें दिखाई दे रही है उससे हमको पता लगता है कि नेपाल के लोग किस प्रकार से और जन आंदोलन के रूप में एक संघर्ष करके और लोकतंत्र की स्थापना करने का मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने और हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी थी। तो जब अपने पता है कि नेपाल के अंदर पहले से संविधान था तो उसे एक नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में भी आता होगा। तो इसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब क्या हो गया? 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस तंत्र। राज का मतलब राजा, तंत्र का मतलब शासन, राजा के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। अब इसको अपन देखेंगे तो राजा के द्वारा चलाया गया शासन कैसा होगा? क्योंकि राजा अपनी इच्छा से जो काम करवाना चाहता है वो करवाएगा और उसमें जनता की जन भावनाओं को ध्यान में रखकर वो काम नहीं करेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन 1990 के अंदर नेपाल का जो पिछला संविधान था उसी सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वसत्ता किसके पास में रहेगी? राजा के पास में रहेगी। क्योंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था चेंज होने वाली थी लेकिन अभी भी और उसकी जो पद प्रतिष्ठा है वो राजा के पास में ही मतलब रहने की मंजूरी मिली थी। इसके अलावा अपन देखते हैं कि नेपाल के जो लोग हैं काफ़ी दशक तक उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए और जन आंदोलन किया था। काफ़ी संख्या में लोग इस आंदोलन को करते नजर आ रहे हैं। इसी संघर्ष के दौरान अपन देख सकते हैं कि ये जन आंदोलन का जो स्वरूप और 2006 के अंदर आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में उनको कामयाबी मिलती है और नेपाल के लोग भी लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था, क्योंकि जो संविधान वो अपनाना चाहते थे लेकिन उसमें राजतंत्रात्मक
जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था वो अपनाना नहीं चाहते थे और वो एक लोकतांत्रिक तरीके से और अपने देश की व्यवस्था को चलाना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने और लंबे समय तक और संघर्ष किया था। अंत में वो विजयी हुए थे। देखिए नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हुए थे। 1990 में हुए संघर्ष के बाद में लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर हुई थी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी कि 12 साल तक लगभग कायम रही थी। उसके बाद में कि अक्टूबर 2002 में वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र जी, उन्होंने गाँव में जो माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर उन्होंने क्या किया, सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली थी। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था, मतलब बहुत उग्र हो चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को मानने से मंजूर कर दिया। वो क्या चाहते थे कि हमें तो पूरा का पूरा लोकतांत्रिक जो व्यवस्था चाहिए, हम छोटी मोटी जो रियायतें आप दे रहे हो वो हम किसी प्रकार से उसको नहीं मानेंगे। आखिरकार जब आंदोलन तेज हो गया तो अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके और राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा था। और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल एक लोकतंत्र देश बन गया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर जो जनतांत्रिक आंदोलन हो रहे हैं उसके दृश्य ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था फुटबॉल के खेल के नियम हैं वो बदलते ही और दूसरे जो नियम हैं वो लागू हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा कि नेपाल के अंदर पहले क्या व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद में कौन सी व्यवस्था हो गई, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो गई। इस कारण से स्वाभाविक है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में चलने वाले जो नियम थे वो बदल गए और अब लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन व्यवस्था के आधार पर नए नियमों का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार से और नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाने का कार्य किया था। ऊपर वाले चित्र में पर देखेंगे तो पता लगेगा कि ये जो लोकतंत्र के लिए नेपाल के लोगों का एक संघर्ष और हमें इसके माध्यम से दिखाई दे रहा है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में ये कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर है वो राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा कर सकता है। अब देखिए, जब संविधान बन गया तो वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से और वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है वो काम करेगी, लेकिन कैसे करेगी, वो संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी। तो इस प्रकार से अपने को पता लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान है वो संविधान कितनी अपनी अहम भूमिका इसमें निभाता है। इस प्रकार की जानकारी हमें पता लगती है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा के द्वारा बनाए हुए जो नियम थे वो चलते थे, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जन भावनाओं को ध्यान में रखकर और हर प्रकार के जो उस देश के रीति रिवाज हैं, मानवीय मूल्य हैं, इन सब को ध्यान में रखकर और जो नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे, उसके आधार पर और देश की व्यवस्था को चलाया जाना तय हुआ था। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि जनता की बात को ध्यानपूर्वक और सुना जाता है, उनकी भावनाओं को समझा। इस प्रकार अपने इस वीडियो के अंदर हम इतना ही लेंगे। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो और अगले वीडियो के अंदर हम लोग लेंगे। तो आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार से राजतंत्रात्मक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर किस प्रकार का जो अंतर है वो हमें और इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दिया है। और हम इसको समझ लें, ठीक प्रकार से ध्यान से समझेंगे तो हमारे को और ज़्यादा इसकी जानकारी हमको प्राप्त होगी। हम इसे और अच्छे ढंग से और इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही।